गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ इन इंडिया। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा स्पीकर ने रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेचर कमेटीज़ ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एसटीज़ को एड्रेस किया है और उन्होंने बताया है कि कितनी इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की इंडिया में। तो अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर्ड कमेटी सिस्टम वैसे तो 1993 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इंडिविजुअल कमेटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंस से ही काम कर रही थी, जैसे कि एड हॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप क्लॉज। तो अब हम समझें अगर तो स्टैंडिंग कमेटीज़ तो जो हैं वो तो परमानेंट होती हैं, किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर काम करती हैं। ऐसे ही एड हॉक कमेटीज होती हैं, वो टेम्पररी होती हैं, किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं। ऐसे ही जॉइंट कमेटीज़ होती हैं जो दोनों हाउसेस से मेंबर्स को ड्रॉ करती हैं और किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए उसको बनाया जाता है। अब क्यों ज़रूरत है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की? क्योंकि पार्लियामेंट सब कुछ डेलिब्रेट नहीं कर सकती। कमेटीज़ जो हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक कंसर्न्स को एड्रेस करती हैं और फिर उसके हिसाब से ही एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को एस्टैब्लिश करती हैं। हर बिल, डिबेट या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है कमेटी वर्क से ही सपोर्टेड होता है, जो कि मोस्टली इनविजिबल रहता है पब्लिक आई को। कमेटी स्क्रूटनाइज करती है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को, स्कीम्स को, एक्सपेंडिचर को, और ये पैनल्स जो हैं पार्टी लाइन से बढ़कर जो है काम करते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट्स की रिपोर्ट को भी जो है ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें रिसेंट टाइम्स में, तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का, उसमें बहुत बड़ा रोल था। उसके अलावा भी बहुत सारे और लेजिस्लेशंस हैं जो इनको रेफ़र किए गए थे, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल, जन विश्वास बिल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल। तो इन्होंने कई बार इनएफिशिएंसीज भी जो है वो फ्लैग की हैं, जैसे कि डिफेंस शिपयार्ड्स में तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वो फ्लैग किया था। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ के अंदर जो डिबेट्स होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। सारा कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को जो है रेफ़र कर दिया जाता है। सिर्फ 60% बिल्स जो है इन कमेटीज़ को रेफ़र किए गए 14th लोकसभा में, और 15th लोकसभा में वो 71% हो गया, 16th लोकसभा में वो 25% हुआ, 17th लोकसभा में अभी करंटली 16% था। तो इससे ये भी दिखने को मिल रहा है कि लेजिस्लेटिव या एक्सपर्ट स्क्रूटनी जो है वो भी डिक्लाइन हो रही है। तो स्टैंडर्ड्स फॉल कर रहे हैं पार्लियामेंट्री बिहेवियर के। आपने देखा होगा कैसे मॉनसून सेशन में अपोजिशन ने इलेक्टोरल रोल रिवीजन के ऊपर पूरा सेशन ही ख़त्म कर दिया। रिकमेंडेशंस भी जो हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की वो कई बार इग्नोर की जाती हैं। तो रोड अहेड यही है, हर बिल को स्क्रूटनाइज़ किया जाए रेलिवेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ द्वारा बिफोर पासिंग, और कमेटीज़ को ज़्यादा अथॉरिटी मिले कि वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें। फॉर्मलाइज़ किया जाए इनका प्रोसेस। कमेटीज़ जो हैं वो बाई पार्टीसन स्पेसेस रहें कंस्ट्रक्टिव डेलिब्रेशन के लिए। तो जैसे जैसे हम अपने कमेटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को इंडिया में रिवाइव कर देंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केरलाज डिजिटल लिटरेसी। ये टॉपिक आपके इस गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर जो हैं केरला के, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि केरला फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट बन चुकी है इंडिया की, और उन्होंने डिजी केरला प्रोग्राम का फर्स्ट फेज़ कंप्लीट कर लिया है। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इनिशिएटिव। तो डिजी केरला प्रोग्राम जो है एक लोकल इनिशिएटिव था पुलमपुरा पंचायत का 2021 का, उसके ऊपर बिल्ट है। ऑफिशियल्स ने नोट किया कि लोग बहुत ज़्यादा बैंक्स के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं, और इस हार्डशिप की वजह से उन्होंने रियलाइज़ किया कि कितना इंपॉर्टेंट है बेसिक डिजिटल स्किल्स लोगों को आना, ताकि वो फिजिकल बैंकिंग पर डिपेंडेंट ना रहें। तो पंचायत ने लॉन्च किया डिजी पुलमपुरा प्रोजेक्ट, जिसमें 3300 को ट्रेन किया गया इलिटरेट रेजिडेंट्स को, और 15 एक्टिविटीज़ 3 मॉड्यूल्स में ये ट्रेनिंग कंप्राइज करती थी। वॉलंटियर्स लिए गए, स्टूडेंट्स फ्रॉम एनएसएस यूनिट्स, कदम्बश्री मेंबर्स, एससी एसटी प्रमोटर्स, लाइब्रेरी काउंसिल मेंबर्स, जिन्होंने ट्रेनिंग कंडक्ट की। सेशंस जो है वो मनरेगा वर्क साइट्स पर, कदम्बश्री नेबरहुड ग्रुप्स में, और इवन हाउस होल्ड में भी जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए कंडक्ट किए गए। इवैल्यूएशन टेस्ट भी किए गए उनके। परंपरा ने इसकी वजह से जो है 96% से ऊपर सक्सेस अचीव कर लिया डिजिटल लिटरेसी में। इसीलिए जो चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने इसी प्रोग्राम को जो है वो अक्रॉस द स्टेट एक्सपैंड करने के लिए अनाउंस किया। अब इस मॉडल के बाद टोटल लिटरेसी कैंपेन का जो मॉडल था 1980s का, उसी को ही मॉडल को के सक्सेस को फॉलो किया गया। थर्ड पार्टी असेसमेंट्स करवाई गई। पंचायत ने जहाँ पर 10% ज़्यादा फेलियर था उसको रीट्रेनिंग दी गई।
नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के अनलाइक जहाँ पर सिर्फ 60 ईयर्स तक के लोगों को ही जो है ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है, केरला ने सभी एज ग्रुप्स को इंक्लूड किया, इवन दोस्त जो ओवर 100 थे। प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन देखने को मिली ओवर 13 लाख वेमेन की, 8 लाख मैन की, 1600 प्लस ट्रांसजेंडर पीपल की। तो जो डिजी केरला मिशन है, इसका सेकेंड वर्जन जो है अब ये लाया जा रहा है, जिसमें कि अवेयरनेस जनरेट की जाएगी साइबर फ्रॉड पर, आइडेंटिफाई और रिजेक्ट करने को, फेक न्यूज़ कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी। केरला ने प्रायोरिटाइज़ किया है स्मार्टफोन्स को एज की टूल फॉर नेविगेटिंग डेली लाइफ, तो कि जो है ग्राउंड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो। तो केरला जो है वो सिर्फ फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट ही नहीं, बल्कि एक मॉडल बन रही है डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने का कंट्री के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लूपेक्स मिशन। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने वेलकम किया है इसरो और जापान स्पेस या जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच का एग्रीमेंट फॉर चंद्रयान 5 मिशन अंडर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। तो ये इसरो जापान का प्रोग्राम है जिसमें मून का साउथ पोलर रीजन को एक्सप्लोर किया जाएगा। इनोवेटिव सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ जो है वो शोकेस की जाएंगी। जापान जो है वो रोवर बनाएगा, इसरो जो है वो लैंडर बनाएगा जो उस रोवर को लेकर जाएगा। रोवर जो है इक्विप्ड होगा कई इंस्ट्रूमेंट से, जो कि वाटर कंटेंट ऑफ साउथ पोल रीजन का जो रेगुलेट है उसको मून का वो मेजर करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आदि वाणी। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उन्होंने बीटा वर्जन ऑफ आदि वाणी लैंग्वेज ट्रांसलेटर लॉन्च किया है। तो एक AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है जो सर्व करता है एज फाउंडेशन फॉर अ फ्यूचर लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि डेडिकेटेड है ट्राइबल लैंग्वेजेस को। इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड ट्रांसलेटर है फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। इसको डेवलप किया गया है बाय नेशनल कंसोर्टियम ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लेड बाय IIT दिल्ली विद बिट्स पिलानी, IIIT हैदराबाद एंड IIIT नवा रायपुर इन कोलैबोरेशन विद ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इनेबल करेगा रियल टाइम ट्रांसलेशन, प्रोवाइड करेगा इंटरैक्टिव लैंग्वेज लर्निंग स्टूडेंट्स को और अर्ली लर्नर्स को, सपोर्ट करेगा डिजिटल लिटरेसी। तो बीटा लॉन्च में ही आदिवाणी जो पोर्टल है, इसने संतली, भीली, बुंदारी, गोंडी लैंग्वेज को जो है वो में एक्सपेंशन कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स लॉन्च किया है, जो कि डेवलप किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा इन एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। तो ये इंडेक्स असेस करता है एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये 6th एडिशन है इस साल का। अगर हम देखें तो टॉप परफॉर्मर्स इस बार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशंस मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 3300 प्लस एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन मिसाइल्स यूक्रेन को देने का अप्रूवल दे दिया है। ये नेक्स्ट जनरेशन एयर लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है और ये 240 से 250 किलोमीटर्स तक रीच कर सकते हैं। 500 पाउंड हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। GPS इनर्शियल नेविगेशन टर्मिनल सीकर के थ्रू ये जो है वो एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 10 मीटर्स अचीव कर सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेलापट फेस्टिवल। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में एनुअल 3 डे मेलापट फेस्टिवल डोडा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो चुका है, जो कि लॉर्ड वासुकी नाग को डेडिकेटेड है, जो कि प्रिजाइडिंग डेटी हैं भादरवा वैली की। ये फेस्टिवल 16th सेंचुरी से मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल सबसे पहली बार किंग नागपाल द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, जब भादरवा को भादरकाशी कहा जाता था। ये हर साल नागपंचमी पर मनाया जाता है। यूनिक डीको डांस भी किया जाता है, जो कि एक सिंबल ऑफ पीस, प्राइड और कम्युनल हार्मनी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रीसेंट स्टडी ने रिकंस्ट्रक्ट किया है लॉन्ग टर्म डिस्चार्ज फ्लो ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम, जो कि सोर्स है अपर गंगा बेसिन का, जो कि भागीरथी रिवर को फीड करता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम में मेरू, रक्तवर्ण, चतुरंगी और गंगोत्री आते हैं। ये 4 मिलकर जो है गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम बनाते हैं।
और लगभग 48% ऑफ ग्लेशियराइज्ड एरिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो है सिस्टम प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से विंटर में और समर मानसून से समर में। सीजनल रेनफॉल यहाँ पर लगभग 260 रहती है। हिंदू कुश हिमालयाज जो है वाइटल स्नो और आइस रिजर्व्स होल्ड करते हैं। तो हमने ये देखा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो क्रायोस्फीयर को और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स को ऑल्टर कर रहा है और फास्टर ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है, उसकी वजह से शिफ्ट हो रहा है सीजनल डिस्चार्ज पैटर्न्स। तो इसलिए स्टडी ने जो है स्पेशल प्रोसेसेस इन हाइड्रोलॉजी और इंडियन मानसून डेटा सिमुलेशन एंड एनालिसिस के डेटा को सेट को रिकन्स्ट्रक्ट किया है और ये देखा है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो समर्स में होता है। और डेकेडल एनालिसिस से ये भी पता लगा है कि शिफ्ट जो है डिस्चार्ज पीक्स में हो रहा है अगस्त से जुलाई का, जो पहले होता था 1990 से। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि विंटर प्रेसिपिटेशन जो है वो रिड्यूस हो रही है और एनहांस्ड अर्ली समर मेल्टिंग हो रही है और मीन एनुअल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट ट्रेंड जो है प्रेसिपिटेशन या ग्लेशियर मेल्ट में नहीं हो रहा है। तो इस एनालिसिस ने हाईलाइट किया है कि समर प्रेसिपिटेशन जो है वो मेन ड्राइवर ऑफ एनुअल डिस्चार्ज है, फॉलोड बाय विंटर टेम्परेचर। तो ये फाइंडिंग्स हाईलाइट करती हैं वार्मिंग इंड्यूस्ड हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम में। ये अलाइन भी करता है 25% एक्सेस रेनफॉल जो ऑब्जर्व की गई नॉर्थ इंडिया की समर मानसून सीजन में, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट फ्लड्स आती है उत्तराखंड, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is parliamentary committees in India. This topic is important for polity section. Lok Sabha Speaker has recently addressed the National Conference of Chairpersons of Parliamentary and Legislature Committees on Welfare of SCs and STs. So even though a structured committee system was only established in 1993, individual committees were being formed for various reasons as far back as independence. For instance, the Ad Hoc Committee on Citizenship Clause was already there. So standing committees are basically permanent, subject-specific committees. Then we have ad hoc committees, which are temporary for specific purposes. Then we have joint committees, which are drawn from both houses for common issues. Then there are specialized committees also, like Business Advisory Committee, Committee on Papers laid on the table. These we know that Parliament cannot deliberate on all issues on the floor due to time and procedural constraints. So that's why committees handle sector-specific concerns. Every bill, debate, and parliamentary procedure is supported by committee work, often invisible to the eye of public. So these committees scrutinize government functioning. They function above party lines, making them crucial for effective governance. These committees have empowered they have the implementation of several schemes for the vulnerable sections of society. They have ensured budget allocations are reaching intended beneficiaries. Okay, what are the major contributions of parliamentary committees in India? As recently we saw digital data protection bill, how it got the day of the light. Then major legislations which were referred to parliamentary committees included Prohibition of Child Marriage Amendment Bill, Anti-Maritime Piracy Bill, Jan Vishwas Bill, Wildlife Protection Bill, and Competition Amendment Bill. So the Public Account Committee also flagged inefficiencies in defense shipyards. Okay, but there are certain concerns also. Because of parliamentary committees, has been reduced debates and disruptions both in Lok Sabha and state assemblies. For example, only 60% bills were referred to these committees, which highlight in the 14th Lok Sabha, and it has declined to just 16% in 17th Lok Sabha, which highlight their declining role in legislative and expert scrutiny. We have witnessing falling standards of parliamentary behavior, as we saw how the opposition behaved during the recent monsoon session of Parliament. The recommendations of the parliamentary committees are often ignored. So what the road ahead lies in that in the fact that every bill should be scrutinized by relevant committees before passing. So as to avoid becoming toothless tigers, committees need more authority to enforce accountability. We must formalize a process to prevent political expediency from bypassing scrutiny. Committees must remain bipartisan spaces of constructive deliberation also. So strengthening the committee system is essential to revive the deliberative democracy in India. Okay.
So the next topic is Kerala's digital literacy. This topic is important for your governance section. Recently, CM of Kerala has declared Kerala as the first fully digital literate state in India after completing the first phase of Digi Kerala program. This initiative is implemented through local self-government bodies. So, Digital Digi Kerala program stemmed from a local initiative in Pulampara Panchayat of in 2021, when officials noted long queues outside banks. This hardship inspired the idea of teaching basic digital skills to reduce dependency on physical banking. So, the Panchayat launched this Digi Pulampara project, out of in which 3,300 were trained. Even 15 activities in 3 modules were carried out to cover essential digital tasks. So volunteers, including the students from NSS units, conducted this training. Sessions were held at Manrega work sites. After training, evaluations tested whether participants could perform at least 6 out of 15 tasks. Pulampara achieved 96% plus success. Encouraged by this, CM decided to expand the initiative across the state. For it followed the model of the total literacy campaign of 1980s. Even third-party evaluations were conducted. So panchayats with more than 10% failures were provided retraining. The program saw a participation of over 13 lakh women, 8 lakh men, and 1600 plus transgender people. So this second phase will now include awareness classes on cyber fraud, training to identify and reject fake news, and intensive sessions on accessing government services digitally. So Kerala has prioritized smartphones as a key tool for navigating daily life. Okay, so this roadmap positions Kerala not only as first fully literate state, but also as a model for bridging the digital divide. So the next topic is LUPEX mission. This topic is important for your science and tech section. PM Modi has welcomed the agreement between ISRO and Japan Aerospace Exploration Agency for the Chandrayaan 5 mission under Lunar Polar Exploration Program. So this LUPEX mission is developed by ISRO and JAXA, and the objective is to explore the moon's southern polar region. It aims to showcase innovative surface exploration technologies, and JAXA will be responsible for the development and operation of a rover, while ISRO will be developing and operating the lander which will carry that rover. So this rover will be equipped with instruments to measure the water content of regolith in the south pole of the moon. So the next topic is Adivani. This topic is important for your governance section. Ministry of Tribal Affairs has launched the beta version of Adivani Language Translator, which is an AI-based translation tool which serves as the foundation for a future large language model dedicated to tribal languages. So it is India's first AI-powered translator for tribal languages. It has been developed by a national consortium of IIT Delhi with BITS Pilani, IIT Hyderabad, IIT Nava Raipur in collaboration with tribal research institutes. So this project enables real-time translation, provides interactive language learning, supports digital literacy. So in its beta launch, Adivani has supported Santali, Bhili, Mundari and Gondi language. So the next topic is State Energy Efficiency Index. This topic is important for your governance section. Bureau of Energy Efficiency has released the State Energy Efficiency Index, which has been developed by BEE in association with AEEE, that is Alliance for an Energy Efficient Economy. So it assesses the energy efficiency performance of 36 states and union territories. This is the 6th edition of this index. This year, the top performers include Maharashtra, Andhra Pradesh, Assam, and Tripura. So the next topic is Extended Range Attack Munitions Missile. This topic is important for your security section. Trump administration has approved the sale of 3,300 plus extended range attack munition missiles to Ukraine, which is a next generation air launched precision guided missile. It can reach ranges between 240 and 450 kilometers. So it can carry a 500-pound high explosive warhead. It is guided by a combination of GPS, inertial navigation, and a terminal seeker. So the next topic is Mela Pat Festival. This topic is important for your art and culture section. Recently in Jammu Kashmir, the annual 3-day Mela Pat Festival started in Doda district. It is dedicated to Lord Vasuki Nag, the presiding deity of Bhadarwa Valley.
This festival has been celebrated since the 16th century. This festival was first celebrated by King Nagpal when Bhadarwa was known as Bhadarkashi. It is observed every year on Nag Panchami. The unique Deco dance, which is a traditional folk performance, serves as a symbol of peace, pride, and communal harmony. So the next topic is Gangotri Glacier System. This topic is important for your environment section. So recent study has reconstructed the long-term discharge flow of Gangotri Glacier System, which is the source of Upper Ganga Basin feeding the Bhagirathi River in the central Himalayas. So Gangotri Glacier System comprises of four glaciers: Meru, Raktavaran, Chaturangi, and the largest one is Gangotri. This system has about 48% glaciarized area across elevations from 3767 meter to 7072 meters. It receives precipitation from western disturbances of winter and the Indian summer monsoon. The seasonal rainfall averages about 260 mm. The Hindu Kush Himalaya holds vital snow and ice reserves, and we have seen in recent decades how climate changes have altered the cryosphere and hydrological cycles, leading to faster glacial retreat and shifting seasonal discharge patterns. So that's why this study has combined the spatial processes in hydrology and Indian monsoon data assimilation and analysis data sets. It has found out that maximum discharge occurs in summer, peaking in July, and a decadal analysis has also revealed a shift in discharge peaks from August to July after 1990, linked to reduced winter precipitation and enhanced early summer melting. While mean annual temperatures rose, there was no significant trend in precipitation or glacial melt. The analysis has also highlighted that summer precipitation was the main driver of annual discharge, followed by winter temperature. These findings have highlighted the warming induced hydrological changes in the Gangotri Glacier system with increasing rainfall runoff and base flow, which aligns with 25% excess rainfall observed in North Indian summer monsoon, and it has caused how it has caused frequent floods in Uttarakhand, Jammu, and Himachal Pradesh. Okay, with such events often hastily termed as cloud bursts, without scientific evidence, climate change does raise the risk of extreme rainfall. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.